नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कल हमने भाषा के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। तो वर्ण क्या है? वर्ण वे सार्थक ध्वनि है जिसके एक से अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि क्या वे सार्थक ध्वनि है जिसके एक से अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मान लो ये भी क, ये इसके नीचे क के नीचे क्या लगा? हलन। और ये क, ये क्या? यह क क्या है? स्वर रहित। और ये क क्या है? स्वर सहित। यानी यह क स्वर की बिना सहायता से बोला जा रहा है और ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। जैसे कि क प्लस अ से मिलकर क्या बोला जा रहा है? क। जैसे कि हम मान सकते हैं, जैसे अ, ई, क, ख आदि। अब देखो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जैसे क प्लस अ बराबर क्या होगा? क। अब आ जाएगी वर्ण का लिखित रूप। वर्ण का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर। वर्ण का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर। ये अक्षर किससे मिलकर बना है? अ प्लस 6 से। अ यानी होता है नहीं और 6 यानी होता है नष्ट, यानी नष्ट नहीं होने वाला, नष्ट न होने वाला, न होने वाला। अब वर्ण का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर। और वर्ण का उच्चारण रूप क्या कहलाता है? वर्ण का उच्चारण रूप कहलाता है ध्वनि या लिपि। अब आ जाए वर्ण का उच्चारण रूप क्या कहलाता है? ध्वनि या लिपि। और वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। सार्थक यानी होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो और निरर्थक यानी होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे कोई शब्द है कमल। कमल क्या है? एक पुष्प है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है और इन्हीं वर्णों को तोड़ मोड़ कर एक शब्द बनाते हैं और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि लमक। ये क्या एक शब्द तो है पर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो कौन सा शब्द हो गया? निरर्थक शब्द। अब आ जाएगा वर्णों का समूह। वर्णों का समूह क्या होता है? वर्णमाला। जैसे क से ज्ञ तक, ये क्या है? वर्णमाला है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। जैसे कि राम विद्यालय जाता है, ये एक क्या है? वाक्य। अब देखो कि वर्ण से क्या बना? अक्षर। अक्षर से क्या बना?
वर्ण। और भाषा का लिखित रूप वर्ण का लिखित रूप क्या कहलाता है? अक्षर। और वर्णों का सार्थक समूह पूछ ले तो क्या होता है? शब्द। जैसे कि सार्थक यानी आपको ध्यान रखना है जिसका कोई अर्थ निकलता, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। आगे के वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? वाक्य। और यहाँ साफ पता चल रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण सबसे छोटा है। इन्हीं वर्ण से बनकर अक्षर बनते हैं, अक्षर से वाक्य बनते हैं, और अक्षर से शब्द बनते हैं, और शब्द से वर्णों के प्रकार। कितने प्रकार के वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब स्वर 11 कौन कौन से होते हैं? देखो, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखो ये क्या है? 11 स्वर है जो बिना ये स्वर क्या है? एक स्वतंत्र है, किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। इसी प्रकार हमारे व्यंजन है। व्यंजन कितने होते हैं? 33। क, ख, घ, घ, ड़, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। अब क्या ये व्यंजन 33 है? ये व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। अब देखो यहाँ ध्यान रखना है कि वर्णों के प्रकार आ जाए तो क्या होंगे? 2 प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के प्रकार और स्वरों के प्रकार में क्या। स्वर व व्यंजन में अंतर। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते। स्वर क्या होते हैं? निर्बाधित होते हैं, यानी बिना बाधा से बोले जाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं? बाधित, यानी बाधा के साथ बोले जाते हैं। इसके उच्चारण में हवा मुख विवर से बिना बाधा के बाहर निकलती है, और इनके उच्चारण में हवा मुख विवर से निकलने में बाधा उत्पन्न करते हो। इसमें क्या करता है? बाधा उत्पन्न नहीं होती है। इसके उच्चारण में हवा मुख विवर से बिना बाधा के बाहर निकलती है, इसमें बाधा उत्पन्न करते हुए बाहर निकलती है मुख विवर से हवा। वायु तीव्र गति से बाहर निकलती है। वायु कैसे निकलती है? तीव्र गति से। इसमें वायु अवरोध के साथ बाहर निकलती है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर की विशेषताएं, स्वर के कितने भेद है, और उसको उन्हीं भेदों को और आगे कितने भागों में जाकर बांटा गया। अब हमारा आगे स्वर। स्वर की क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले विशेषताएं। स्वरों की विशेषताएं। अब देखो स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर घोष होते हैं, यानी कंपन। सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष होते हैं, और सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वरों के मात्राएं होती है केवल अ को छोड़कर। अब आ जाएगी स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? तो कितनी हो गई? 10, क्योंकि कुल स्वर कितने हैं? 11, और अ को छोड़ दिया तो कितनी हो गई? 10। अभी ये एग्जाम में भी पूछा है किस स्वर के मात्राएं नहीं होती है, तो किसके नहीं होती है? अ के। अब आ जाएगी किस स्वर के मात्राएं नहीं होती, किसके नहीं होती? अ के। और स्वरों के भेद। कितने भेद है? 5 भेद है। स्वरों के
या मात्रा काल के आधार पर, काल के आधार पर। समय और मात्रा काल के होठों की बनावट के आधार पर। तीसरा हमारा है जीवा के आधार पर। चौथा हमारा है मुख खुलने के आधार, मुख खुलने के आधार पर। पांचवा हमारे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। अब हमको याद रखना है कि इनको आगे जाके और भागों में बांटा गया। समय और मात्रा के आधार पर क्या है, ये क्या है, एक नंबर, इसको दो भागों में बांटा गया। ये पर एक नंबर पे आ रहा है, इसको हमको याद रखना है, दो भागों में बांटा गया। आगे जाके कितने भागों में, दो भागों में। और होठों की बनावट के आधार पर ये दो नंबर पे आ रहा है, तो इसी को क्या बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। जीवक के आधार पर तीन नंबर पे तो तीन भागों में बांटा गया। 4 नंबर मुख खुलने के आधार पर इसको भी 4 भागों में बांटा गया। अगला हमारा उच्चारण के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया। स्वर की विशेषताएं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और सभी स्वरों की मात्राएं होती है केवल किसको छोड़ के, अ को छोड़ के। यदि एग्जाम में पूछ ले कौन से स्वर की मात्राएं नहीं होती, किसकी नहीं होती, अ की। स्वरों के भेद, स्वरों के कितने भेद होते हैं, 5 भेद है। कौन कौन से, समय और मात्रा के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। अब देखो समय और मात्रा काल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। होठों की बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। और जीवा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। मुख खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। और उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समय और मात्रा के आधार पर। पहला भेद है, इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के और क्या नाम है, मूल स्वर को क्या कहते हो, विश्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। अब संयुक्त स्वर के क्या कहते हैं, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर। अब देखो मूल स्वर क्या है, वे स्वर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। अब संयुक्त स्वर या गुरु स्वर जिसके उच्चारण में क्या है, विश्व या मूल स्वर से दुगुना समय लगता है। जिसके उच्चारण में मूल स्वर से दुगुना समय लगता है। अब देखो मूल स्वर कितने हैं, अपने मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर 4 कौन कौन से, अ, ई, उ, री। अब 11 में से 4 घट के पीछे कितने बचे, 7। तो संयुक्त स्वर कितने हो जाएंगे, 7। कौन कौन से, आ,
ई उ ए ऐ ओ और औ। ये देखो आधे की समय और मात्रा के आधार पर कितने कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर को और किस नाम से जाना जाता है? ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एकमात्रिक स्वर। और संयुक्त स्वर को गुरु स्वर और दीर्घ स्वर। ऐसे पूछ ले कि दीर्घ स्वर किस स्वर को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? संयुक्त स्वर को। अब आ जाए कि किसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, तो कौन से? मूल स्वर में। कौन कौन से मूल स्वर? अ ई उ री। और मूल स्वर कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वर कितने हैं? 7। कौन कौन से? आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब हम आगे पढ़ेंगे। होठों की बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। वृत्तामुखी यानी जब हम वर्ण स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति कैसी होती है? गोल हो जाती है। वृत्तामुखी यानी जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठ की आकृति कैसी हो जाती है? आकृति गोल हो जाती है। कैसी हो जाती है? गोल। जैसे कि वृत्तामुखी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? उ ओ औ। 4 होते हैं। देखो उ ओ औ। इन स्वरों का उच्चारण करने से हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है। इसमें एक और साइड में याद रखना अपने को ओ। जैसे डॉक्टर तो हमारी आकृति कैसी होती है? होठों की गोल हो जाती है। अब है अवृत्तामुखी। अवृत्तामुखी क्या है? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो होठों की आकृति के होठ कैसे होते हैं? फैल जाते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते समय जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय होठ फैल जाते हैं। यानी इसमें वृत्तामुखी यानी होठ गोल हो जाए, अवृत्तामुखी यानी होठ फैल जाते। जैसे 7 अवृत्तामुखी कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? अ आ ई री ए ऐ। अब देखो ए आ ई री ए ऐ। इससे ये स्वर बोलने से हमारे होठों की आकृति क्या होती है? फैल जाती है। तो इससे अगला हमारा तीसरा है जीवा प्रकार है। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अग्र, मध्य, पश्य। अग्र यानी उच्चारण के समय अग्र भाग, जीवा का अग्र भाग सक्रिय रहता है तथा जीवा उच्चारण के समय जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है। और पश्य यानी उच्चारण के समय जीवा का पश्य भाग सक्रिय रहते हैं। अब अग्र भाग कौन से स्वर ऐसे है जिसका उच्चारण करने में अग्र भाग सक्रिय रहता है? तो ई ए ऐ ओ री। देखो ई तो इसका उच्चारण करते समय जीवा
आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब हमको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्या? 2 इमलियां 2 उल्लू से बातें करती है। 2 इमलियां 2 उल्लू से बातें करती है, तो उल्लू क्या कहते हैं इमली को? ए। तो इमलियां उल्लू को वापस क्या जवाब देती है? ओ। तो उल्लू वापस इमली को क्या कहते हैं? ए। क्या कहते हैं? ए। और इमलियां उल्लू को क्या कहती है? औ। इन दोनों की बातें कौन सुनता है? ऋषि। और फिर ऋषि इन दोनों को क्या कहते हैं? तुम दोनों ए मत करो। तो ये बात करके तीनों हंसने लग जाते हैं। आ हा हा हा। तो अब हमको याद रखना है कि ये 5 स्वर कौन से स्वर हो गए? समृद्ध। कौन से हो गए? समृद्ध। समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 5। और आगे हमको याद रखने ये 2। अब आ जाए कि अर्ध समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 2। अब देखो अर्ध यहाँ देखो, यहाँ 3 के जैसे लग रहा है। अब 5 में से 3 घटाए तो पीछे कितने बच गए? 2। तो अपन को याद रखना है अर्ध समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 2। अब आ जाए ये क्या? अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर कितने होते हैं? 3। अब देखो अर्ध, यहाँ भी अ के जैसे लग रहा है, तो यहाँ 3 जैसे लग रहा है, यहाँ भी क्या है? 3। तो कितने होते हैं अर्ध समृद्ध विवृत? 3। और विवृत स्वर कितने होते हैं? 1। विवृत स्वर कितने होते हैं? 1। अब देखो मुंह खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है हमारा विवृत स्वर, चौथा है अर्ध विवृत स्वर। अगला हमारा है उच्चारण के आधार पर। अगला हमारा है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। अब देखो 5 भागों में सबसे पहले हमको ये डायग्राम याद रखना। देखो सबसे पहले हमारे स्वर आते हैं कंठ, तो ये कंठ है। फिर आया तालव्य, फिर होता है ओष्ठ। अब इन कंठ और तालव्य से मिलकर क्या बना? कंठ तालव्य। और ओष्ठ और कंठ से मिलकर क्या बना? कंठोष्ठ्य। अब देखो कंठ और तालव्य से क्या बना? कंठोष्ठ्य। अब देखो कंठ्य से हमारे उच्चारित कौन कौन से होते हैं? अब देखो कंठ्य अ आ, उच्चारण करके देखो अ आ, तो कौन से हो गए? अ आ। तालव्य ई। ओष्ठ्य उ। कंठ तालव्य कौन से? ए ऐ। कंठोष्ठ्य ओ औ। अब देखो ये स्वर का सीक्वेंस है। देखो कंठ्य ए आ, तालव्य ई, ओष्ठ्य उ, कंठ तालव्य ए ऐ, यानी कंठ प्लस तालव्य से मिलकर क्या बना है? ए ऐ। और कंठोष्ठ्य कंठ और ओष्ठ से मिलकर क्या बना है? ओ औ। अब देखो जब हम ये सीक्वेंस याद रखेंगे तभी हम ये याद कर पाएंगे। ये तो हमको याद है, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ। तो ये याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा
कौन सा स्वर कंठस्थ और कौन सा स्वर कंठ तालव्य से बोला जाता है। अयोगवाक ध्वनियां। अयोगवाक ध्वनियां क्या है? ऐसी ध्वनियां जो स्वर और व्यंजन दोनों का वहन करती है, उसे क्या कहते हैं? अयोगवाक ध्वनियां। अयोगवाक ध्वनियां दो प्रकार की होती है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार यानी जिसकी पहचान क्या होती है? शब्द के ऊपर क्या होता है? बिंदु लगा होता है, जैसे कि हंस। हंस एक क्या है? पक्षी। और विसर्ग ये क्या? इसका प्रयोग किसमें लिया जाता है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है विसर्ग का। अब अनुस्वार जिसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अगला हम पढ़ेंगे अनुनासिक और चंद्रबिंदु। अनुनासिक और चंद्रबिंदु की क्या पहचान है? जब शब्द के ऊपर क्या लगा हो? चंद्रबिंदु। जैसे इसमें देखो हंस, इसका अर्थ होता है हंसना। और यहाँ क्या है? हंस का पक्षी। यहाँ क्या है? बिंदु, अनुस्वार लगा हुआ। और यहाँ क्या लगा हुआ है शब्द के ऊपर? चंद्रबिंदु। तो इसका अर्थ क्या होगा? हंसना। अनुस्वार या चंद्रबिंदु किसे कहते हैं? उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक या चंद्रबिंदु। अब आ जाए कि अयोगवाक ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनुस्वार और विसर्ग। आ जाए कि जिसके उच्चारण में हवा केवल नाक से बाहर निकलती है, वह कौन सी ध्वनि होती है? तो अनुस्वार ध्वनि। अब आ जाए कि वह कौन सी ध्वनि है? वह कौन सी ध्वनि है जिसके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों से हवा बाहर निकलती है, तो कौन सी है? चंद्रबिंदु। प्युत स्वर। प्युत स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिसके उच्चारण में समय सामान्य स्वर से अधिक मतलब तिगुना समय लगता है। जिसके उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगता है। उसे क्या कहते हैं? प्युत स्वर। जैसे कि जैसे ओ इसमें क्या है? सामान्य से तिगुना समय लग रहा है। इसको बोलने से मुर्गा बोलता है कुकड़ू कु, तो इसमें क्या है? तिगुना समय। अब देखो विजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्या होता है? संजातीय स्वर वो होते हैं जिसकी जाति क्या होती है? समान होती है। और विजातीय स्वर वो होते हैं जिसकी जाति क्या होती है? अलग अलग होती है। देखो संजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ। देख आ के टुकड़े की हमने अ प्लस अ, तो ये क्या है? एक समान जाति। ई के टुकड़े के ई प्लस ई, ये भी क्या है? समान जाति। उ प्लस उ। अब देखो इसमें क्या है? समान जाति, तो क्या हो गया? संजातीय स्वर। अब देखो विजातीय स्वर कौन कौन से है हमारे? ए, आई, ओ, औ। अब ए के टुकड़े किए हमने अ प्लस ई, तो इसमें क्या है? अलग अलग जाती है। अ प्लस ई, तो अ अलग है और ई अलग जाती है, तो इसमें क्या? अलग अलग जाती, तो कौन सी स्वर हो गई? विजातीय। तो इसमें क्या होगा? अ प्लस बड़ी ई, अ प्लस उ, अ प्लस बड़ा उ। तो इसमें देखो सब में क्या है? अलग अलग जाती है, तो ये कौन से स्वर हो गए? विजातीय स्वर। अब पूछ ले कि संजातीय स्वर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 3। और आ जाए विजातीय स्वर कितने होते हैं? 4। अब अगला हमारा है ग्रहित स्वर।
ग्रहित का अर्थ होता है ग्रहण करना। अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना। यानी हमने जैसे कि ग्रहित स्वर क्या होता है? अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी स्वर। जैसे हमने अंग्रेजों द्वारा ये शब्द ग्रहण किए, ये स्वर ग्रहण किए, जैसे ओ, जैसे डॉक्टर,